चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की डिस्कशन का आगाज करते हैं। पिछली क्लास में बस खामोशी इख्तियार करेंगे, अब गुफ्तगू से इज्तनाब करेंगे। दैट मीन्स नो टॉकिंग। जल्जला आ रहा है। दैट मीन्स नो टॉकिंग। लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। पिछली क्लास में हमने वी एंडेड आवर लास्ट लेसन ऑन द नोट दैट what are the situations in which thermal expansion is useful। जरा जल्दी से ऐसे 2-3 मिनट्स में ना हम देखते हैं situations where thermal expansion may be dangerous or a nuisance। जी, मुझे दे दे। मेरा है। कॉल भी आ रही किसी, और कॉलों पे कॉलें आ रही। ओ, चलो। अच्छा, तो आप लोग कल मुझे बता रहे थे ऐसी सिचुएशन जिसमें थर्मल एक्सपेंशन यूजलेस होती है। जरा मेरी मदद कीजिएगा प्लीज। एक किसी ने बताया था शायद, एक मिनट, सॉरी, चलो। इलेक्ट्रिकल वायर्स may sag in summers and cause electrical hazard। दो खंभों के दरमियान में जब हमने इलेक्ट्रिकल वायर्स को हैंग किया होता है, तो उनकी जो टाइटनेस है, कितनी उनके दरमियान जो टेंशन फोर्स मौजूद है, हमें उसको चेक करना पड़ता है। अगर टेंशन कम है, यानी ये वायर्स लूज हैं, तो जब गर्मियां होंगी, ये मेटालिक वायर्स हैं, ये और एक्सपैंड कर जाएंगी। और अगर ये और एक्सपैंड कर गई, एक्सपैंड करके दे विल सैग। सैग का मतलब होता है लटक जाना। तो अगर ये लटक के और नीचे तक आ गई, तो बीच में से अगर कोई ट्रक या गाड़ियां गुजर रही होंगी, तो उसके लिए ये इलेक्ट्रिकल हैजर्ड, खतरा हो सकता है कि बिजली का शॉक लग जाए। इसके अलावा किसी ने शायद बात की थी पिछली क्लास में, रेल रेलवे ट्रैक्स में expand due to heat and get deformed। डीफॉर्म्ड का मतलब है कि उनकी शक्ल, फॉर्म कहते हैं शक्ल को, डीफॉर्म हो जाएगी, उनकी शेप खराब हो जाएगी। और अगर शेप खराब हो जाएगी तो फिर वो टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, फिर रेलवे ट्रेन उसके ऊपर चल नहीं सकती। अक्सर और बेशतर हमने खबरें सुनने को मिलती हैं वो ट्रेन अपनी पटरी से उतर गई, वो इसी वजह से उतर जाती है। तो हम ये करते हैं कि रेलवे जो ट्रैक्स होते हैं, उनके दरमियान में थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ देते हैं। थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ने का मकसद ये होता है कि अगर हीट की वजह से ये एक्सपैंड करें, तो ये इतना एरिया अवेलेबल हो टू अलाउ फॉर थर्मल एक्सपेंशन। इसके अलावा किसी ने एक बात की थी, बातें ना करें, ऐसे कुछ 40 एक मिनट आपने मेरी बात सुनी है, सुन ले। मेटल ब्रिजेस आर kept on rollers and additional space is provided। Additional space is provided। ले जी, इस तरह से एक मेटल का ब्रिज रखा जाता है दो लैंड मैसेस को कनेक्ट करने के लिए, और इनके दरमियान में यहाँ पर रोलर्स रखे जाते हैं, और ये एडिशनल स्पेस दी जाती है ताकि गर्मियों के मौसम में जब हीट प्रोड्यूस हो, ये जो पूरा मेटल का ब्रिज है ये एक्सपैंड करे, तो इसके लिए थोड़ी सी जगह अवेलेबल होनी चाहिए। अदरवाइज जब एक्सपेंशन के लिए जगह नहीं होगी, तो ये कहीं बीच में से एक्सपैंड करके टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ा हो जाने से भी खतरा हो सकता है कि ये कहीं से टूट जाएगा, या रास्ता डैमेज होगा, या डेंजरस होगा गाड़ियों के लिए। तो ये कुछ तीन ऐसी प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ लिखी जो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से क्रिएट होती हैं। और भी होती हैं, मैंने एक डॉक्यूमेंट लिख दिया जिसमें काफी सारी चीजें मेंशन की हैं, वो आपसे शेयर कर दूंगा। आप उसमें से इन थियोरेटिकल चीजों को जो सिर्फ पढ़ के याद करने वाली हैं, उसमें से आपने पढ़ना है। ठीक है जी, ओके, चलने आगे।
आपके लिए डिफाइन कर रहा हूं टेम्परेचर क्या होता है। इग्नोर करें, समझ ले कोई हॉरर मूवी चल रही है। हॉरर मूवी, थैंक्स। चलो, टेम्परेचर कोई डिफाइन कर सकते हैं टेम्परेचर क्या होता है? लेडीज गुफ्तगू से इज्तनाब करना था, याद है? चलो, न्यूज को कह रहा हूं, दुनिया में आप अकेली लेडीज हैं, मुझसे बात ना करें, मैं तो लेडीज हूँ जी। टेम्परेचर, नान वाले भाई नाम दे दो पहले प्लीज, मैं लेडीज हूँ जी। चलो, टेम्परेचर डिफाइन करना है अभी। तो बड़ा समझदार लगता है मुझे, नहीं ना? गलत लगता है ना मुझे? जी मैंने, गुड क्वेश्चन। क्या बात है, क्या बात है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दुनिया की सबसे बकवास तरीन डेफिनेशन अगर कोई है तो वो शायद यही है। इट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस बट इट इज एक्सेप्टेबल फॉर 1 मार्क इन आवर कोर्स। द डिग्री, डिग्री का मतलब है एक्सटेंट या अमाउंट। टू व्हाट डिग्री आर यू स्टूपिड? तुम किस हद तक बेवकूफ हो? मैं सबके सामने नहीं था, अच्छा। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड, कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड है। क्या मतलब? मैं ऐसे हाथ में रख के आपको नहीं दिखा सकता कि इस वक्त टेम्परेचर कितना है। हालांकि अगर जैसे लेंथ है या मास है या वेट है, ये चीजें महसूस की जा सकती हैं, उनको हम फिजिकली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। इमेजिन करें, इफ समथिंग इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इफ समथिंग इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, आप उनको देख के विजुअल डिफरेंस बता सकते हैं ना। दैट मीन्स दे कैन फिजिकली बी मेजर्ड। बट टेम्परेचर का मसला ये है कि इसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। टेम्परेचर हमेशा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है, और वो फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजरेबल होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपका? मेरे पास है, मैं घर पे, अभी सेंटर। यार इसका रेट लगवाया मैंने, 5,000 रुपये लगा सिर्फ। कहता है वो भी आपने लेके नहीं, दे के जाने। हाँ जी, 1 मिनट ठहरो, स्पीकर पे लगाया आपको। हाँ जी, हाय। मेरे पास है, घर पे। अभी तो तय, अभी सेंटर। कहते हैं ये कौन है? हाँ जी। यार जिसके पास आपका फोन है। नहीं नहीं बेटा, आप अकेडमी में भूल गए, अपना फोन आके ले ले। मैं टीचर बात कर रहे हैं, मेरा नाम सर उस्मान है। अच्छा, सॉरी, कमिंग बैक। टेम्परेचर कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड, ठीक है। अब इसकी मेजरमेंट के लिए हमेशा वी यूज अदर मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज टू एस्टिमेट इट। हाँ जी। ये कौन है? फोन पे किससे बात हुई है अभी? ये खोल के दिखाओ। शुक्र है। चलो, अच्छा जी। वी यूज अदर मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज टू एस्टिमेट इट, इसका क्या मतलब है? आई गिव यू अ वेरी सिली बट इफेक्टिव एग्जांपल। आई नीड योर अटेंशन प्लीज। हमें पूरे साल में कौन कौन सी छुट्टियां होती हैं जो ज्यादा सारी होती हैं, ऐसी 1-2 दिन की नहीं? एक समर वेकेशन होती है और एक विंटर वेकेशन होती हैं। विंटर वेकेशन ऐसे कोई 10-12 दिन की होती हैं, समर वेकेशन कोई तकरीबन 2-2.5 महीने की होती हैं। ऐसी है? हाँ, महीने की होती है। अच्छा, यार ये बड़ा बुरा वक्त होगा जब महीने की हुई तो। खैर, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरी छुट्टियां हैं और बहुत सारी हैं,
क्या आप बता सकते हैं सर्दियां या गर्मियां हैं? गर्मियां हैं। मेरी छुट्टियां हैं, लेकिन सिर्फ 10 हैं। यू कैन टेल मी किस टाइप की छुट्टियां होंगी? विंटर वेकेशन। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट पे हम दूसरी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को इस्तेमाल करके टेम्परेचर का अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको, जो आप जरा रियलिस्टिक एग्जांपल्स हैं, दैट वे इट विल मेक मोर सेंस। ठीक है, टेम्परेचर स्केल्स की तरफ अभी थोड़ी देर में आते हैं। मैं आपके लिए डिस्क्राइब कर रहा हूं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनकी मदद से टेम्परेचर को मेजर किया जा सके। दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज यूजिंग विच वी कैन मेजर टेम्परेचर। दैट मीन्स ये वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो गर्मियों में डिफरेंट होंगी, सर्दियों में इनकी अमाउंट डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ ऑफ मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल, वॉल्यूम of a liquid. For example, pressure of a gas. For example, resistance of a wire. मैं एक एग्जांपल आपको फिर से दे रहा हूं बात समझाने के लिए। मेरे पास एक मेटल का पीस है, जब वो गर्म है तो उसकी ये इतनी लेंथ है जितनी ये ब्लैक वाले रेक्टेंगल की है, और जब वो ठंडा है तो उसकी इतनी लेंथ है जितनी ये ऑरेंज वाले रेक्टेंगल की है। अब इमेजिन करें कि मेरे पास एक अननोन टेम्परेचर है और वो रॉड की इतनी लेंथ है। क्या आप बता सकते हैं इट इज हॉट और कोल्ड? कुछ लोग कोल्ड भी कह रहे हैं। कैन यू टेल मी इफ इट इज हॉट और कोल्ड? आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ा कि जब ये गर्म होगा तो ये इतनी लेंथ का होगा, और जब ये ठंडा होगा तो ये इतनी लेंथ का होगा। ये आपने एक्सपेरिमेंट से, अपने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात सेट कर ली। नाउ इट हैज बिकम अ फैक्ट। अब अगर आपको कोई एक ऑब्जेक्ट मिले जो अननोन टेम्परेचर पे हो, आपको नहीं पता गर्म है या ठंडा है, लेकिन आप इसको अपने ये जो स्टैंडर्ड्स आपने सेट किए हैं इसके साथ कंपेयर करके बता सकते हैं कि ये गर्म है या ठंडा है। बताएंगे? हाथ नहीं लगाना ना यार, हम एक एक मैथमेटिकल बेसिस सेट कर रहे हैं। हो सकता है कि वो चीज मुझे गर्म लग रही हो, आपको ना लगे। हम जब चाय पीते हैं, कुछ लोगों को वो गर्म लग रही होती है। मेरे अब्बा जी उतनी देर में 2 कप चाय पी जाते हैं, फिर उनको गर्म नहीं लगता। जो हाथ लगा के एक सेंसेशन आती है, फीलिंग आती है, वो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, जैसे मेरे घर रिश्तेदार आए कुछ दिनों पहले कराची से। वो कहते हैं यार यहाँ का मौसम तो अच्छा है। मैं कहा, ये अच्छा मौसम है? हमें सांस नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं अच्छा मौसम है। सो फीलिंग्स आर सब्जेक्टिव। हो सकता है किसी को हो, किसी को ना हो, बट समथिंग दैट इज कंपेरेबल टू अ स्टैंडर्ड दैट हैज बीन सेट, वो एक फैक्ट बन जाता। सच बोलना अच्छी बात है। क्यों? क्यों? अल्लाह ताला ने कहा। हम ये देखते हैं, हमने एक्सपीरियंसेस से देखा है कि सच बोलने से जिंदगी में मसाइल नहीं पैदा होते, आसान जिंदगी होती है। हमने अपने अब्बू को सच बोलते देखा, हम भी सच बोलते हैं। जो बच्चा बचपन से अपने अब्बू को चोरी करते देखेगा वो भी चोरी करेगा। डू यू सी द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड सेटिंग इन आवर लाइव्स? नॉट जस्ट साइंस, इन रियल लाइफ एज वेल। सो थिंग्स दैट कैन बी कंपेयर्ड टू अ स्टैंडर्ड, दे बिकम अ फैक्ट और अ रियलिटी। ठीक है, चलो। अब मैं आपको बताना चाह रहा था टेम्परेचर स्केल्स क्या होते हैं। टेम्परेचर स्केल, हमने कुछ काफी सारे खैर स्केल बनाए हैं, लेकिन उनमें से दो ही हमारे लिए रेलिवेंट है। एक है डिग्री सेल्सियस स्केल, और दूसरा है थर्मोडायनामिक स्केल। इसी को हम केल्विन स्केल भी कहते हैं। मेरे साथ हैं आप? इसके अलावा फेरेनहाइट भी है, लेकिन वो एक अमेरिकन सिस्टम है, अमेरिकन स्केल है।
वो हमारे स्टैंडर्ड सिस्टम इंटरनेशनल का हिस्सा नहीं है, उसको हम यूज नहीं करते। डिग्री सेल्सियस स्केल, दिस uses melting point of ice and boiling point of water to measure temperatures। पुराने जमाने में ना ओ लेवल में ये पूरा एक चैप्टर हुआ करता था टेम्परेचर का, जिसमें इन सारी बातों को ज्यादा डिटेल से डिस्कस किया जाता था। आई एम जस्ट गिविंग यू अ पर्सपेक्टिव हियर। इस वक्त अगर लाहौर का टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस, असल में दैट्स एन इनकम्प्लीट रीडिंग। आपको पता है आइस मेल्ट किस टेम्परेचर पे करती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन आपको कैसे पता? कुरान में आया था, बाइबल में आया था, हजरत आदम पैदा हुए दीवारों पे लिखा था? नहीं ना। देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड व्हाई आइस मेल्ट्स एट 0। इट हैज बीन सेट एज अ स्टैंडर्ड। हमने ये देखा कि जब बर्फ मेल्ट कर रही है उस टेम्परेचर से हमने अपनी काउंटिंग को स्टार्ट कर दिया, तो 0 को स्टैंडर्ड कंसिडर किया हमने। अब अगर हम कहते हैं लाहौर का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है या सेंटीग्रेड है, तो हमें ये कहना चाहिए कि ये जिस टेम्परेचर पे बर्फ मेल्ट होती है उससे 42 इंटरवल्स आगे है। सो एक्चुअली द रीडिंग शुड बी स्टेटेड एज 42 डिग्री सेल्सियस above the melting point of ice। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? आइस के मेल्टिंग पॉइंट को हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया। क्यों बनाया? उसको हम 100 कह लेते तो ठीक है। अगर आइस के मेल्टिंग पॉइंट को आप 100 कह लेते तो इस वक्त लाहौर का टेम्परेचर 142 होता, सही। लेकिन चूंकि काउंटिंग को हम 0 से स्टार्ट करते हैं जनरली, इसीलिए हमने अपना टेम्परेचर स्केल जो डिग्री सेल्सियस स्केल था उसको 0 से स्टार्ट किया। यू गेट द लॉजिक? ये सब आपसे पूछा नहीं जाएगा। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी आप जरा सोचें दुनिया के बारे में कि ये बना कैसे था। डॉक्टर आपको कहता है, मैं बहुत अरसे तक ना डॉक्टर कहता था तुझे 101 बुखार है या 102 बुखार है। जब मुझे पता लगा आइस मेल्ट होती है 0 पे, वाटर बॉयल होता है 100 पे, मैं समझता था 102 यानी स्टीम से भी ज्यादा गर्मी है मेरे अंदर। द टेम्परेचर इज मोर देन द मेल्टिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में पता चला कि लिविंग थिंग्स के टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए फ़ारेनहाइट का स्केल इस्तेमाल किया जाता है। ये सिर्फ एक तरीका है, रिवायत है। डू यू अंडरस्टैंड? एसी जब, हाँ, क्या नहीं होता? अच्छा, सही। नाउ आई गेट द रेफरेंस। हाँ, आज ही पता लगा मुझे ये। आप लोगों से बजाय, अच्छा, चलो, 26 पे होता है ना? खैर, आगे चलते हैं। हमने ये बात करनी है थर्मोडायनामिक स्केल या केल्विन स्केल की डिस्कशन करनी है। कभी आपने सुना है? लॉजिक क्या है इसकी? रैम्बो? नहीं, कुछ तो सुना होगा तुम्हारे, बड़ा पहले से। जी, एनीवन फ्रॉम द लेडीज? ये नहीं चाहिए था मुझे, तो मैंने बताया अभी आपको। ठहरे, लॉजिक क्या है? मैंने भी बताया ना कि डिग्री सेल्सियस स्केल तो आइस के मेल्टिंग पॉइंट से शुरू हुआ, तो केल्विन स्केल या थर्मोडायनामिक स्केल फिर कैसे शुरू हुआ होगा? तो लॉजिक क्या है पीछे? बातें सही है लेकिन दैट्स नॉट द आंसर व्हाट आई एम आस्किंग। यूजेस molecular vibrations, that's the logic, uses molecular vibrations to determine temperature। ये वाला जो स्केल है ये किसी पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता, सॉलिड लिक्विड गैस, किसी खास मटेरियल पे भी डिपेंडेंट नहीं है, आइस वाटर कोई और अल्कोहल मरकरी, किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। आप कोई भी मटेरियल ले लें, उसके मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशंस जब खत्म हो जाएंगी उस टेम्परेचर से हम अपने स्केल को शुरू करते हैं। और जैसे जैसे वाइब्रेशंस बढ़ती जाएंगी
टेम्परेचर बढ़ता जाएगा. So I am going to write something important for you here, that temperature at which all molecular vibrations cease is called absolute zero. अगर कोई मटेरियल, गौर से मेरी बात सुनिएगा प्लीज, लिख लें, मैं आई गिव यू टाइम, लिख लीजिएगा. अगर मैं दो मटेरियल्स को कंपेयर करूं, एक सॉलिड है एक लिक्विड है, और मैं कहूं कि इनके मॉलिक्यूल्स की एक जितनी वाइब्रेशंस है, स्पीड एक जितनी है, काइनेटिक एनर्जी एक जितनी, स्पीड एक जितनी है, नॉट काइनेटिक एनर्जी, मैसेज डिफरेंट हो सकते हैं. एक सॉलिड है एक लिक्विड है, दोनों के मॉलिक्यूल्स की स्पीड एक जितनी है, कि उनमें से ठंडा कौन सा होगा? एक सॉलिड है एक लिक्विड है, मॉलिक्यूल्स की स्पीड एक जितनी है, ठंडा कौन सा होगा? दोनों एक जितने होंगे. इफ दे हैव सेम मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस की स्पीड, तो इसका मतलब ये है ऑन द केल्विन स्केल दे विल हैव सेम टेम्परेचर. क्योंकि ये जो स्केल है ये सॉलिड लिक्विड गैसेस पे डिपेंड नहीं करता. इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, जहां सारी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस खत्म हो जाए. ये बात आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है. जो डिग्री सेल्सियस स्केल के बारे में चीजें बताई थी वो इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है. इसको लिखें, 2 मिनट ले लें, लिख लें इसको. टेम्परेचर इन केल्विन्स equals to temperature in degree Celsius plus 273. इसके आगे 0.15 भी है, लेकिन उसकी हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. सिर्फ 273 याद रखना जरूरी है भाईजान. ठीक है, याद रहेगा, ये पेपर में सवाल आएगा इस पे, लिख लो. हाँ जी, छोड़ देना. जरा मेरे लिए एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे प्लीज. व्हाट इज द टेम्परेचर in kelvins for the melting point of ice and boiling point of water. लो भाई जल्दी से, ये दोनों बातें आपको पहले से पता है. केल्विन में कन्वर्ट करके बताना है आपने प्लीज. पहले का जीरो, क्या 273 क्या कर दूं? ओके, पहले वाले का है 273 केल्विन्स. कैसे? आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिग्री सेल्सियस में तो होता है 0 डिग्री सेल्सियस. इसके साथ 273 ऐड करते हैं तो आंसर आता है 273 केल्विन्स. अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर प्लीज. सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस ना, मैंने तो केल्विन में पूछा है. तालीम के दुश्मन. Temperature in kelvins equals to temperature in degree Celsius plus 273 equals to डिग्री सेल्सियस में ये इन भाई ने फरमाया है कि 100 है, इसके साथ 273 ऐड करेंगे तो 373 केल्विन्स आंसर आ जाएगा. ओके, ये करना जरूरी है. आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं, उसके बाद आगे चलेंगे. नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है. इसको कन्वर्ट करें जी केल्विन्स में प्लीज. आंसर, हाँ जी, सो दैट्स ओके. ले जी, करेक्ट आंसर इज 310 केल्विन्स.
आपको एक अहम बात बताने वाला हूँ, समथिंग दैट आई गॉट रॉन्ग और इट कंफ्यूज मी एज एन ओ लेवल स्टूडेंट व्हेन आई वाज देयर। आसान सी बात है लेकिन इट इट गेट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग। टेम्परेचर डिफरेंस। T1 50 डिग्री सेल्सियस, T2 65 डिग्री सेल्सियस। जरा चेंज इन टेम्परेचर बताएं कितना है जी। हाउ मच इज द चेंज इन टेम्परेचर? 15, बिल्कुल ठीक है। 15 डिग्री सेल्सियस। नाउ आई वांट यू टू टेल मी द टेम्परेचर डिफरेंस इन केल्विन्स। देखते हैं, आंसर बोलो बस। 288, अच्छा जी। ये एक मखलूक ने आंसर निकाला 288। ओके, देखते हैं और किसी का ये आंसर है। एक और मखलूक का यही आंसर है। डी, तो 288 कह रहे हैं, आपका 3 कैसे आ गया? जी, टेम्परेचर डिफरेंस निकालने का ये तरीका है कि जिन दो वैल्यूज को आपने सब्ट्रैक्ट करके आंसर 15 निकाला है, इसके अंदर 273 ऐड नहीं करना। खुदा के लिए, ये जो 50 डिग्री सेल्सियस है, इसमें 273 ऐड करें क्या आता है? 323। ये जो 65 है, इसमें 273 ऐड करें तो क्या आता है? 338। अब इनका डिफरेंस लें, आंसर फिर से 15 ही आएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में है या केल्विन्स में है, डिफरेंस की वैल्यू एक जितनी रहती है। इधर ओके, इस तो नहीं होगा ये। इंपॉर्टेंट बात। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगली बात जो हम करने वाले हैं आज तो ऐसा लग रहा है टाइम ही नहीं गुजरा, लग रहा है 2 घंटे से बोल रहा हूँ। ओके, आपके लिए आपके लिए जो अगली बात मैं करने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक, समझते? खास। मैंने एक साल फिजिक्स उर्दू में भी पढ़ाई थी, मैट्रिक को शुरू में कभी 100 साल पहले। तो उसकी जो उर्दू वाली टर्मिनोलॉजी है वो है हरारत मखसूसा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को उर्दू में कहते हैं हरारत मखसूसा। और भी बड़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है। आर्किमिडीज को उर्दू में क्या कहते हैं? अर्शमीदस। है? हाँ, मैट्रिक में पढ़ाई। देखो, ओ लेवल और ए लेवल का बर्गर बच्चा पैसे कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। लो भाई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हाँ जी मोनम। नहीं तो सामने बैठा ना इसलिए। पीछे वाले अवैस, कभी कभी शक्ल दिखाते हैं आप, जरा रोज दीदार करा दिया करें। इरशाद फरमाएं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2 मार्क्स के लिए। कुछ भी बोलो, जो भी याद है, नहीं भी याद, कोई मसला नहीं। उर्दू में नहीं, इंग्लिश में। अब हम इंग्लिश में बैठे हैं। क्या बात है। जिस लफ्ज को डिफाइन करना है वही इस्तेमाल नहीं हो सकता। दो खवातीन जो पीछे बैठी हैं, पता है मुझे कि तुम्हें नहीं पता। आई जस्ट वांट टू एम्बैरेस यू। मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है। बंदा कह रहा है मैं टिकटॉक यूज कर रहा हूँ, मैंने चीटिंग नहीं की। क्या बात है। ओके, गलत थोड़ी सी। जी। अनम। अनम या आमना, क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा आमना, सॉरी। मैक्सिमम का लफ्ज तो नहीं यूज होगा। चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, क्योंकि जिंदगी मौत का इम्तिहान नहीं है ये। चलो, थर्मल एनर्जी नीडेड
पर यूनिट mass to cause a unit change in temperature। है क्या मतलब? थर्मल एनर्जी क्या होता है? हीट को कहते हैं। पर यूनिट मास का क्या मतलब है? जो 1 किलोग्राम मास होगा उसको कितनी एनर्जी चाहिए टू कॉज अ यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, यानी उसके टेम्परेचर में 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीमेंट लाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। इमेजिन करें ये एक ऑब्जेक्ट है 1 किलोग्राम का, मैं इसके टेम्परेचर को 20 से बढ़ा के 21 करना चाहता हूं, मुझे इसको कितनी हीट देनी पड़ेगी? दैट विल बी कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 kg का ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर 70 से बढ़ा के 71 डिग्री सेल्सियस करना चाहता हूँ, कितनी हीट देनी पड़ेगी? वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? स्पेसिफिक क्यों? क्योंकि इसमें मैंने मास की अमाउंट को फिक्स कर दिया है, 1 यूनिट 1 किलोग्राम। डू यू गेट माई पॉइंट प्लीज एवरीवन? हम नहीं सोच सकते तो आप भी नहीं सोच सकते। क्या हुआ है? अच्छा, तो जवाब दो, जवाब दो। सवाल पूछ लिया मैंने, अब जवाब दो। इडियट। क्या हुआ? अच्छा अच्छा, इट वाज एन एक्सटेंशन ऑफ अ जोक, ठीक है। अच्छा था, अच्छा था। ले जी, मैंने कहा है थर्मल एनर्जी नीडेड पर यूनिट मास, इसमें मैंने मास की अमाउंट को स्पेसिफाई कर दिया है, इसीलिए इसके जवाब, इसकी स्टेटमेंट में स्पेसिफिक का वर्ड यूज किया गया है। स्मॉल c इक्वल्स टू q डिवाइडेड बाय m डेल्टा t। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इट कंफ्यूजेज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ओवर द ईयर। जब भी मैं पूछता हूँ किसी मास्टर क्लास में कि भाई कोई एक टॉपिक बताओ जो पढ़ना चाहते हैं, वो यूजुअली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है या इलेक्ट्रिसिटी होता है या वेव्स भी होता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कहते सारी दोबारा पढ़ा देंगे। खैर, दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चन जिनमें से बच्चों की बहुत ज्यादा क्वेरीज होती हैं। कैपिटल क्यू इज द सिंबल फॉर एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जाउल नहीं होता, जूल्स। एम इज mass, mass का यूनिट किलोग्राम्स। डेल्टा टी ये है चेंज इन टेम्परेचर, इसका यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस और केल्विन, दोनों हो सकता है। मैंने अभी ऊपर प्रूव करके दिखाया आपको कि टेम्परेचर डिफरेंस चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, अमाउंट एक जितनी होती है। इसमें ये जो स्मॉल सी है ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका यूनिट क्या बनेगा जल्दी से बोलो जी। जूल्स पर केजी केल्विन्स, या फिर जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स। आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ। एक कॉम्प्लिकेशन आपको यहां दिखाने वाला हूं, कॉमन सी कॉम्प्लिकेशन है, अक्सर बच्चों के नंबर इससे कटते हैं। एग्जामिनर अक्सर मैथ्स दे देता है 3 किलोग्राम्स, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहता है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओ, जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये जो मास गिवन है ना ये किलोग्राम्स में है, अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जूल्स पर ग्राम्स में गिवन है तो आपको ये करना है कि इस किलोग्राम वाली वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन ग्राम्स। सवाल को देखना है गौर से कि एग्जामिनर ने वैल्यूज हमें किलोग्राम में दी हैं या फिर जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में दी हैं। नंबर कटते हैं बहुत ज्यादा। एक एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद जितना भी टाइम बच गया छुट्टी, ऐश करना। ओके, ओके। कैलकुलेट द थर्मल एनर्जी needed to change
the temperature of 5.2 kilograms mass from 55 degrees Celsius to 70 degrees Celsius, given that specific heat capacity equals to 1.2 joule per gram degree Celsius, joule per gram Kelvin. चलो, such a question can be expected for 3 marks in paper 2 or 1 mark in MCQ. जल्दी से कर दें, शाबाश। आप में से जो लोग who don't get a chance to ask me a question, specifically people who are online, they can send me a text or a voice note whenever you want, whenever you can. Please reach out for your problems. लो भाई, फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है, स्टेटमेंट आपके सामने मौजूद है, जल्दी से सॉल्व कर दें, फिर छुट्टी। कैलकुलेट द थर्मल एनर्जी। मुझे याद आया, मेरे टीचर ने बताया था थर्मल एनर्जी का सिंबल है क्यू। आपके टीचर ने भी बताया है, क्यू की जगह कैपिटल ई भी यूज कर सकते हैं, डजंट मैटर, यू कैन यूज वट एवर सिंबल दैट यू वांट। नेक्स्ट, चेंज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg mass। अब mass का सिंबल तो मेरे टीचर ने बताया था, आपके टीचर ने भी बताया है कि वो है स्मॉल m, और टेम्परेचर चेंज हो रहा है 55 से 70 तक। तो हमें डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर चाहिए होता ना, वो आ गया 15 डिग्री सेल्सियस। जोया जरा बताना केल्विन में कितना होगा? टेम्परेचर चेंज 15 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में कितना होगा? सारी रात रोता रहे, मरा कोई भी नहीं। की कोशिश है कि मैं मर जाऊं स्ट्रेस और डिप्रेशन से, है ना? वो कह रही हाँ, बदतमीज। मैंने अभी बताने की कोशिश की, मेरी अदना सी गुजारिश ये थी कि एहतियात से जरा सुन ले। वो ये बात कही थी कि टेम्परेचर डिफरेंस जितना डिग्री सेल्सियस में होता है, केल्विन में भी उतना ही होता है। बताया था, मेरी गलती तो नहीं है? चलो ठीक। तो 15 डिग्री सेल्सियस हो या 15 केल्विन हो, एक ही बात है। चलो सॉल्व करो हीरो। हो गया। द बिग क्वेश्चन। सोचो इस सवाल पे तुम्हें जन्नत और दोजख में डिसीजन होता है। या अल्लाह मुझे सब्र दे, इनको उठा ले। लो भाई, 5.2 किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए यू मल्टीप्लाइड विद 1000, दैट गिव्स यू 5200 ग्राम्स। क्यों कन्वर्ट किया ग्राम्स में? क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जूल पर ग्राम केल्विन में गिवन थी। बेहतरीन। C इक्वल्स टू क्यू बाय एम डेल्टा टी। इनमें से क्या चीज फाइंड करनी है? थर्मल एनर्जी का सिंबल था Q, तो वो फाइंड करना है। Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। मैस की जगह आ जाएगा 5200, C की जगह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जगह 1.2, डेल्टा टी की जगह 15। लो भाई सॉल्व कर दो, आंसर क्या आता है? 93,600। आंसर का यूनिट क्या होगा गरीब आदमी? हेलो, आंसर का यूनिट? क्या निकाला है? एक मिनट सोचो, क्या निकाला है? क्यों? क्योंकि सिर्फ थर्मल एनर्जी निकाली है, तो आंसर का यूनिट होना चाहिए जूल्स। 93,600। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। अगर आपको यहाँ अपने सवाल पूछने का मौका नहीं मिलता, प्लीज रीच आउट टू मी, सेंड मी अ मैसेज, आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।